हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आसीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन, मैं हूं इरफान मोहम्मद चीपा और मैं आज आप सभी को ABST का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट 3 सब्जेक्ट इनकम टैक्स। लेक्चर फर्स्ट। इनकम टैक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम और टैक्स इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम अपने आप में बहुत वाइडर कंसेप्ट है। इसका जो स्कोप होता है वो बहुत बड़ा होता है। और टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम इनकम टैक्स को शामिल करते हैं, वेल्थ टैक्स को शामिल करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST एंड कस्टम ड्यूटी को शामिल करते हैं। GST की बात करें तो इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि अगर आपने कोई भी गुड्स वगैरह परचेज किया है, माल खरीदा है, बेचा है, उसके ऊपर जो भी आप टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है GST। वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स आप अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। इनकम कहीं से भी आप अर्न कर सकते हैं, कहीं से भी आप जो भी पैसा आप कमाते हैं किसी भी तरीके से वो आपकी आय मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। ठीक है। और जो आपने आय कमाई है उस आय के ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हैं, जो भी इनकम टैक्स के अंदर जो भी रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए टैक्स का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को चुकाना होता है। तो एक तरह से टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी फी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है। चार्ज बाय ए गवर्नमेंट। अगर हम टैक्स की बात करें कि टैक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई है, कब से ये आया है, तो सबसे पहले अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में कोई भी कानून जो बनता है वो कानून बनाने की पावर हमारे देश में किसके पास में? जो भी कानून वगैरह बनता है वो उसकी जो मेन पावर है वो पावर हमारा जो देश का संविधान है उस संविधान के पास में हमारे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उसकी पावर रहती है। मगर क्योंकि संविधान तो खुद उसको बना नहीं सकते, मतलब फॉलो नहीं कर सकता है, तो संविधान ने क्या किया? भारत का जो संविधान है उसने जो भी रूल्स है उसको डेलीगेटेड कर दिया है। इन्होंने भारत का जो संविधान है, जो भी रूल्स है उसको डेलीगेटेड कर दिया है 3 वाया 246, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 एक बात हमारे को ध्यान में रखने की है कि इनकम टैक्स के अंदर जो भी चलते हैं वो सेक्शंस, इनकम टैक्स को जो भी डिवाइड किया गया है वो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जबकि हमारा जो अपना संविधान है, भारत का जो संविधान है वो जो डिवाइड हुआ वो आर्टिकल में डिवाइड हुआ है। तो भारत के संविधान की जो इनकम टैक्स को, भारत का जो संविधान जो बहुत बड़ा है उन्होंने उसको डेलीगेटेड कर दिया वाया आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर।
7 शेड्यूल के अंदर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है आपकी स्टेट, और तीसरा है आपका कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास में है? तो पार्लियामेंट। यूनियन लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में जो कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। यूनियन लिस्ट मीन्स यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, जो जितने भी मुद्दे आते हैं, इनमें से एक मुद्दा होता है आपका इनकम टैक्स। जो भी एंट्रीज होती है उस एंट्री में एक मुद्दा आता है इनकम टैक्स का। वो इनकम टैक्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट से अप्रूव होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। और अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट में कौन होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि अपने अपने स्टेट की एक अलग विधानसभा होती है। जैसे अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो अपने राजस्थान में अपनी विधानसभा है, हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो हरियाणा की अपनी विधानसभा है। तो जिस भी स्टेट के जो भी विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनते हैं वो रूल्स अपने को फॉलो करने होते हैं। जो इतने भी मुद्दे हैं, जो मुद्दे इनको अलॉट किए गए हैं, उन्हीं मुद्दों के ऊपर ये लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। और उनके जो भी वोटर राइट्स होते हैं, उन वोटर राइट्स के जो भी बहुमत होता है उसके आधार पर ये पारित करवाती है। और तीसरी आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन प्लस स्टेट यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो कानून बनाती हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के अगर कोई कानून बनाती हैं वो अतः आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। ये इसकी जो पावर है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। बहुत जने बोलते हैं कि इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट एक ही है, मगर हमारे को ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स लॉ अलग है और इनकम टैक्स एक्ट अलग होता है। इनकम टैक्स लॉ की अगर हम बात करें इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स लॉ का अपना बहुत वाइडर स्कोप होता है, बहुत बड़ा स्कोप होता है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स लॉ की तुलना में छोटा होता है, नैरो। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। यह क्या है? इनकम टैक्स एक्ट क्या है? इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है। अगर हम इनकम टैक्स लॉ को डिटेल में समझें तो इसको हम 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कंपोनेंट्स में? 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला आता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा आता है आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा आता है आपका इनकम टैक्स रूल्स,
1962। नंबर 4, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। और लास्ट नंबर 5, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। इनकम टैक्स लॉ को हम इन 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा आता है आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा आता है आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962, चौथा आता है आपका सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, और लास्ट आता है नंबर 5 पे लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन, नए जो केस चल रहे होते हैं उसमें जो नया कोई डिसीजन आता है इनकम टैक्स से संबंधित या इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। नए नए जो भी अमेंडमेंट होते हैं उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये पूरा जो कंसेप्ट है ये पूरा है आपके इनकम टैक्स लॉ। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, यह इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 1962 से अस्तित्व में आया। इसको कब से फॉलो किया गया, लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 1962 से इसको लागू किया गया है। इस पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 298 सेक्शंस हैं एंड 14 शेड्यूल है। पूरे इनकम टैक्स को 298 धारा के अंदर और 14 अनुसूचिया के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एनुअल फाइनेंस एक्ट एनुअल फाइनेंस एक्ट अगर हम देखें कि फाइनेंस एक्ट क्या चीज़ होती है, तो फाइनेंस एक्ट को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हर साल फरवरी के अंदर बजट पारित करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल फरवरी के अंदर बजट पारित करती है। अगर हम बजट को समझे कि बजट क्या चीज़ है, बजट जो अगले साल जो भी खर्चे होंगे वो गवर्नमेंट आपको पहले से एडवांस में बता देती है कि हम अगले साल ये खर्चे करेंगे, आपसे इतना टैक्स वसूल करेंगे। सारी चीज़ें गवर्नमेंट फरवरी के अंदर जब बजट पारित होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें बता देती हैं। तो उसमें जो बजट पारित किया जाता है उसमें एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट्स को फाइनेंस बिल कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल। आपने देखा होगा, अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जब बजट पारित होता है तो जो अपने ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अटैची लेकर के जाते हैं। उस अटैची के अंदर क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं, जिसके अंदर टैक्स की जो रेट्स होती हैं वो सारी रेट्स वगैरह नेक्स्ट ईयर में क्या क्या टैक्स की रेट लागू करनी है उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर होती है। अब वो डायरेक्टली तो लागू नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, जो फाइनेंस बिल होता है, जो बजट होता है, वो बजट पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करती है। वो बजट क्या करती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करती है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। यानी कि जो फाइनेंस बिल होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो फाइनेंस बिल को पहले लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद में अगर वो फाइनेंस बिल लोकसभा से अप्रूव हो जाता है तो उस फाइनेंस बिल को हम क्या करते हैं, लोकसभा से अप्रूव होने के बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। और अगर राज्यसभा में भी उसको बहुमत मिल जाता है और वह राज्यसभा से भी अप्रूव हो जाता है, राज्यसभा से अप्रूव होने के बाद में वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट उस फाइनेंस बिल को अप्रूव कर देता है और उसके ऊपर साइन कर देता है, तो जो फाइनेंस बिल था वो फाइनेंस बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनेंस एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा है कि जो फाइनेंस एक्ट है वो कैसे बनता है, क्या होता है। तो फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हर साल फरवरी के अंदर बजट पारित करती है।
उस बजट में एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं। वो फाइनेंस बिल जो ऑफिसर होते हैं वो उस फाइनेंस बिल को लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करते हैं। बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो फाइनेंस बिल है उस फाइनेंस बिल को हम क्या करते हैं? लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करते हैं और राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो जो फाइनेंस बिल अगर लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद में अगर वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो फिर वो जाता है राज्यसभा के अंदर, और अगर राज्यसभा से अप्रूव हो जाता है तो फिर उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर अपने साइन कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो जो फाइनेंस बिल था वो फाइनेंस बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनेंस एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा फाइनेंस एक्ट है जो हर साल नया बनता है। जरूरी नहीं है कि जो एक बार बन गया वही, हर साल जो फाइनेंस एक्ट है वो नया बनता है। अगर फाइनेंस एक्ट के अगर हम ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 2 ईयर होते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। एक होता है प्रीवियस ईयर, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर अगर हमने कोई इनकम कमाई है, उस इनकम के ऊपर हमारे को असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स देना होता है। तो यानी कि जो भी बजट पारित किया जाता है वो किसके लिए पारित किया जाता है? असेसमेंट ईयर के लिए पारित किया जाता है। यानी कि हम बोलते हैं कि बजट जो बनाते हैं हम किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर में हमारे को अगर कोई नई चीज़ अपने को अप्लाई करनी है तो उसके लिए जो बजट बनाया जाता है, यानी कि हम अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम बोलें तो उसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर के लिए। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में अगर हमने कोई इनकम कमाई है तो उसका टैक्स जो हमारे को देना होता है वो किस में देना होता है? असेसमेंट ईयर में देना होता है। इट मीन्स जब फरवरी में बजट पारित किया जाता है तो वो किसके लिए पारित किया जाता है? उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो कौन से ईयर में लागू होते हैं? तो वो लागू होते हैं आपके असेसमेंट ईयर के अंदर। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2019-20 अभी वर्तमान समय में जो प्रीवियस ईयर है वो क्या माना जाएगा? 2019-20 है। तो उसका असेसमेंट ईयर बात करें तो 2020-21 उसका असेसमेंट ईयर माना जाएगा। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर जो माना जाएगा वो 2019-20 है और असेसमेंट ईयर जो माना जाता है वो 2020-21, यानी कि प्रीवियस ईयर के जस्ट अगले वाला ईयर जो होता है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं। तो फाइनेंस एक्ट यानी कि जो भी बजट पारित करते हैं वो अगले साल के लिए होता है। यानी कि अगर आपने 2019-20 के अंदर अगर कोई बजट पारित किया तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे वो कब लागू होंगे? असेसमेंट ईयर यानी कि 2020-21 के अंदर लागू होंगे। तब से हमारे को फॉलो करना होगा। ये हो गया अपने एनुअल फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स लॉ के 2 पार्ट हो गए। पहला था आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये हो गया आपके पूरा कंप्लीट एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा आता है आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962। नंबर 3 आता है आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962 यानी कि इनकम टैक्स जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था आपके 1 अप्रैल 1962 के अंदर। तो 1 अप्रैल 1962 को जब इनकम टैक्स लागू हुआ तो इनकम टैक्स जो रूल्स बने हैं उन रूल्स को हमारे को टाइम पर फॉलो करना होता है। जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन उसमें लिखे हुए हैं उनको हमारे को ध्यान में रख करके जो भी कार्य करते हैं, टैक्स का पेमेंट हमारे को करना है, इनकम को कैसे कैलकुलेट करनी है, टैक्स का कैसे पेमेंट करना है, जो भी समय समय पर इसमें रूल्स रेगुलेशन नए नए आते हैं उन नए नए रूल्स रेगुलेशन को भी इसमें शामिल करते हुए हमारे को टैक्स का पेमेंट करना होता है। ये हो गया आपके इनकम टैक्स रूल्स। इसको भी हम आगे इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ेंगे तब डिटेल में और देखेंगे। नंबर 4 आता है आपके सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन का मतलब कि अगर माना कि इनकम टैक्स में रूल तो बहुत सारे बना दिए, मगर अगर जो रूल्स बने हैं उसमें से कुछ रूल्स ऐसे भी होंगे जो बहुत टिपिकल होंगे, उसको कैसे लागू करना है, कैसे क्या करना है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उन रूल्स के लिए जो डाउट्स होते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए, डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए टाइम पर क्या करते हैं, नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अगर जो टिपिकल रूल होते हैं उन टिपिकल रूल्स को इजी करने के लिए टाइम पर वो क्या करते हैं, उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए
टाइम टाइम पर वो नए नए नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो वो सारे जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आते हैं आपके सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के अंदर। और लास्ट आता है आपके नंबर 5, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, जिसमें हमने देखा था कि जो दो है, एक तो हाई कोर्ट और दूसरा है आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर कोई केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और उसमें कोई नया डिसीजन अगर टैक्स के अकॉर्डिंग निकल करके आता है तो उस डिसीजन को भी हमारे को जो नया एक टैक्स के अकॉर्डिंग जो नया रूल्स निकल करके आया है उस रूल्स को भी हमारे को इनकम टैक्स के अंदर शामिल करना होगा और उस रूल्स को भी हमारे को फॉलो करना होता है। ये होता है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। यानी कि अगर कोई कानून अगर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और उसमें अगर इनकम टैक्स से संबंधित कोई नया केस आया है और उस नए बिल को, नए केस को अगर कोर्ट अप्रूव कर देती हैं तो जो नया रूल्स बना है उस नए रूल्स को भी हमारे रूल्स जो बने हैं पुराने उसमें शामिल करना होता है और जो नया रूल्स है उसको हमारे को फॉलो करते हुए आगे की कार्रवाई करनी होती है। तो ये इनकम टैक्स लॉ के 5 कंपोनेंट्स हमने देखे हैं। पहला था आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें हमने देखा था कि यह जो अस्तित्व में आया था, लागू हुआ था, फॉलो हुआ था, यह हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। और उसमें टोटल इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, इसका हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि गवर्नमेंट हर साल फरवरी के अंदर बजट पारित करती है। जो बजट पारित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर पारित किया जाता है। बजट को अगर हम बात करते हैं तो बजट किसके लिए पारित किया जाता है, फ्यूचर के लिए पारित किया जाता है। फिर जो बजट पारित किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो उस बजट में एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। वो फाइनेंस जो बिल होता है वो फाइनेंस बिल जब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो अगर वो लोकसभा से अप्रूव हो जाता है तो फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और वह बिल अगर राज्यसभा से भी अप्रूव हो जाता है तो उसको वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और अगर प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर अपने साइन कर देता है, उस बिल को अप्रूव कर देता है तो जो फाइनेंस एक्ट बिल था वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नया फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट हर साल नया बनता है, इस चीज़ का भी हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। फिर आता है आपके इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स के जो भी रूल्स बने हुए हैं 1962 के अकॉर्डिंग, इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो CBDT और दूसरा होता है आपका CBIC। ये भी अपन इसके बाद डायरेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, फिर आता है आपका सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। अगर इनकम टैक्स में कोई रूल्स ऐसे बन गए वो टफ टिपिकल होते हैं, उनको लागू कैसे करना है, क्या करना है वो समझ में नहीं आता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के रूल्स को कैसे फॉलो करना है तो इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है, इसका नाम होता है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वो CBDT क्या करती है, अगर कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है तो कोई डाउट्स है तो उस डाउट्स को क्लेरिफाई करने के लिए टाइम टाइम पर सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, तो जिसको हम शामिल करते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के अंदर। फिर लास्ट आता है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है इनकम टैक्स से संबंधित लॉ के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अगर कोई केस चल रहा होता है तो उस केस के अंदर जो भी कोर्ट से, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनसे जो भी डिसीजन निकल करके आता है तो वो जो नया रूल्स बनता है, नया कानून बनता है, उस नए कानून या नए रूल्स को भी हमारे को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स जो रूल्स है उसमें शामिल करना होता है और उसको शामिल करने के बाद में जो नया रूल्स बना उसी को हमारे को फॉलो करना होता है। ये इनकम टैक्स के 5 कंपोनेंट्स हो गए इनकम टैक्स लॉ के। अब अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हमने अभी तक इसका बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया कि इनकम टैक्स क्या है, कैसे बनता है, इनकम टैक्स लॉ क्या चीज़ होती है, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। बहुत जने बोलते थे इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहा हूँ, कोई बोलता है इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहा हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हमने आज देख लिया है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें मेन हम जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स अस्तित्व में कब आया, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स की स्टार्टिंग सन 1857 के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के अंदर
हमारे जो देश के क्रांतिकारी नेता थे मंगल पांडे जी, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। पहले जब पिस्तौल वगैरह काम में आती थी तो उस पिस्तौल में गाय की चर्बी या गाय के मांस का प्रयोग वो करते थे। तो उसके गाय के मांस का प्रयोग करने के कारण मंगल पांडे जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। तो उस विद्रोह के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के जो लीडर थे सर जेम्स विल्सन, लीडर कौन थे? सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मंगल पांडे जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर लिया था। तो अंग्रेजी हुकूमत के जो लीडर थे वो सर जेम्स विल्सन, तो उन्होंने कहा था कि आपके इस विद्रोह के कारण हमारे को बहुत हानि हुई है, बहुत लॉस हुआ है, तो उस लॉस को कवर हम तो जनता से करेंगे। तो फिर उस समय सर जेम्स विल्सन ने जनता के ऊपर एक टैक्स लागू कर दिया था जिसे हमने जाना था इनकम टैक्स। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1857 के अंदर मंगल पांडे जी ने जब अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में क्या करते थे वो लोग कि जो पिस्तौल वगैरह काम में लेते थे तो उस पिस्तौल के अंदर गाय की चर्बी या गाय के मांस का प्रयोग करते थे। तो मंगल पांडे जी ने उनके खिलाफ एक विद्रोह कर लिया था। तो उस विद्रोह में जनता के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत का बहुत बड़ा लॉस हो गया था। उस लॉस को कवर करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के जो लीडर थे सर जेम्स विल्सन, तो सर जेम्स विल्सन ने उस लॉस को कवर करने के लिए, उस लॉस की भरपाई करने के लिए एक टैक्स लगाया था। उस टैक्स को हम किस नाम से जानते थे? इनकम टैक्स। ये सबसे पहले कब लगाया गया था? सन 1860 के अंदर सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था वो टैक्स लगाया गया था इनकम टैक्स, जो स्टार्टिंग हुई थी 1860 में। स्टार्टिंग हुई थी इसकी 200 रुपये। अगर किसी की इनकम पर ईयर में अगर 200 रुपये या उससे ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके ऊपर उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा। इस तरीके से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। फिर अगर हम देखें कि इनकम टैक्स के अंदर पूरी इनकम टैक्स को 298 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। 298 सेक्शंस है जो पूरी इनकम टैक्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि टोटल कौन कौन से सेक्शंस है, किस में फॉलो हो रहे हैं। अगर अब टोटल इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल में डिवाइड है पूरी इनकम टैक्स? 298 सेक्शन, जिसको हम सेक्शन को हम बोलते हैं धारा हिंदी के अंदर। 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल के मीन्स अनुसूचियाँ। पूरी इनकम टैक्स को इन दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे अगर हम बात करें इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैसे आती है। इनकम टैक्स की लायबिलिटी, यानी कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो कैसे आती है। इनकम टैक्स की लायबिलिटी के जो सेक्शंस है, सेक्शन 4 इनकम टैक्स की लायबिलिटी, यानी कि धारा 4 के अंदर इनकम टैक्स की लायबिलिटी का पूरी डिटेल दी हुई है। जिसमें अगर हम देखें तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो लागू होती है वो कर निर्धारण वर्ष में इनकम टैक्स लगाया जाता है। जो भी आयकर लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है? असेसमेंट ईयर के अंदर लगाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर के अंदर जो भी टैक्स लगाते हैं उसका पेमेंट असेसमेंट ईयर में होता है। ठीक है, 2 ईयर होते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर, अभी हमने देखा था थोड़ा सा बजट के अंदर जब फाइनेंस एक्ट पढ़ने पड़ा था, तो फाइनेंस एक्ट में हमने देखा था कि 2 ईयर होते हैं इनकम टैक्स में। एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस ईयर आपने अगर कोई इनकम कमाई है, अर्न की है, उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस वर्ष आपने जो इनकम कमाई है उस इनकम के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर में जो पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का पेमेंट क्या करना होता है? अगले साल में करना होता है। तो जिस अगले वर्ष में आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एक तरह से अगर हम बोले तो जो प्रीवियस ईयर की जो अगले वाला साल होता है वो आपका असेसमेंट ईयर माना जाता है। और अगर असेसमेंट ईयर का उल्टा बोले कि जो असेसमेंट ईयर है प्रीवियस ईयर के लिए कहें तो असेसमेंट ईयर से जो पहले वाला साल होता है वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल और एंडिंग होती है 31 मार्च से। अगर हम करंट में अगर हमने अभी देखा था तो करंट में जो प्रीवियस ईयर चला था आपका
करंट में जो प्रीवियस ईयर चला था वो क्या है, अभी प्रेजेंट वर्तमान समय के अंदर जो प्रीवियस ईयर है हमारा वो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये हमारा अभी प्रेजेंट के अंदर प्रीवियस ईयर माना जाएगा। ठीक है, और अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये हमारा असेसमेंट ईयर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का मतलब तुमने समझ लिया। प्रीवियस ईयर में हमने अगर 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के अंदर अगर हमने कोई इनकम अर्न की है, इनकम कमाई है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाई हो, हमने कुल मिलाकर के अगर कोई भी इनकम इस ईयर के अंदर हमने कमाई है तो उसका टैक्स हमारे को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 जो हमारा असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर में हमारे को उस टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें जिस ईयर आपने जो इनकम कमाई है उसी ईयर आपको उसका पेमेंट करना होता है, जिसके हम डिटेल अपन बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो हमने इनकम टैक्स को बांटा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है, अगर हम देखें इनकम टैक्स जो हमने देख लिया कि अभी हमने देखा इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। तो अगर हम देखें कि डायरेक्ट टैक्स का जो मतलब होता है, ये तो बेसिक कंसेप्ट था, अभी तक हमने देखा था। ठीक है, इससे ऊपर, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैसे होती है वो हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें तो जो इसका चार्ज है वो आता कैसे है, तो डायरेक्ट टैक्स में जो हमने पढ़ा था इनकम टैक्स से अभी हमने देखा था, तो इसका चार्ज आता कैसे है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है एक तरह से, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को उसका पेमेंट करना होता है। यानी कि ये जो इसका बर्डन होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर कोई टैक्स मेरे ऊपर लगा तो उसका पेमेंट मुझे ही करना है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो क्या होता है, बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं, मगर डायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बर्डन को शिफ्ट कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया सर, तो उसको अगर हम समझें कि बर्डन शिफ्ट कैसे होता है, जैसे इनकम डायरेक्ट टैक्स जो भी होती है उसमें तो हम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसके ऊपर ये लगाया जाता है उसी को उसका पेमेंट करना होता है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे शिफ्ट होता है, तो जैसे आपने देखा होगा डेली रूटीन के अंदर भी हम देखते हैं कि हमने आज ड्रेस खरीदी है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी हमने ड्रेस खरीदी है, तो उस ड्रेस को जब हमने परचेज किया था जो भी ट्रेडर होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो क्या करते थे, रेडीमेड गारमेंट्स का अगर हमारे पास में बिजनेस है तो जो हमने ड्रेस वगैरह खरीदी है पूरे जितने भी हम स्टॉक के अंदर खरीदते हैं बहुत सारी, तो उसमें जो भी ड्रेस हमने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, जो भी ड्रेस हमने वगैरह खरीदी है, जो भी कपड़े हमने खरीदे हैं, तो उसमें जो हमारा बिल बन करके आता है तो उस बिल के अंदर टैक्स शामिल हुआ रहता है। जो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा था, जीएसटी। तो जो जीएसटी लगा था तो वो जब ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, उस जीएसटी को दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। वो कैसे करता है कि जब उसने माल खरीदा था तो उसने जीएसटी का पेमेंट किया था, मगर वो क्या करता है वापस कस्टमर्स को माल को सेल करता है। तो जब वो कस्टमर को माल को सेल करता है तो जो जीएसटी का पेमेंट किया था जब वो वापस बिल बनाता है तो उस बिल में वापस वो जीएसटी क्या करता है, वो ऐड कर देता है। तो जो जीएसटी उसने ऐड की थी तो कस्टमर से उसने क्या किया, वापस जीएसटी का पेमेंट ले लिया। तो जब उसने जीएसटी खरीदी थी तब तो जीएसटी का उसने पेमेंट किया था, जब कस्टमर को सेल किया तो उसने जीएसटी तो वापस क्या कर दी, टैक्स जो था उसको वापस कस्टमर से वसूल कर लिया। यानी कि इसमें उसने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी ट्रेडर है उसने जो उसका टैक्स का पेमेंट था वो उसने जो टैक्स का बर्डन था वो तीसरे पर्सन यानी कि कस्टमर के ऊपर उसने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जो कंज्यूमर होता है, जो अंतिम उपभोक्ता होता है, उसको उस टैक्स का भार वहन करना होता है। ठीक है, ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में अभी तक हमने इनकम टैक्स की डिटेल देख ली थी। किसी को डाउट्स था कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन कैसे शिफ्ट होता है, तो वो हमने समझ लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को कैसे शिफ्ट करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपके इनकम।
इनकम को जब हमने अभी बेसिक समझा था, अभी हमने देखा था कि इनकम का जो स्कोप होता है बहुत वाइडर होता है, बहुत बड़ा होता है। इनकम आपने किसी भी तरीके से अर्न की हो, कोई भी मनी आपने किसी भी तरीके से अर्न किए हैं, उसको हम किस में शामिल करते हैं, इनकम के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि बैंक में हमने एफडी करा रखी है, उसके ऊपर हमारे को ब्याज मिला, हमारी इनकम है। हमने डिविडेंड मिला, हमारे को हमारी इनकम है। कहीं पे हम काम करते हैं तो हमारे को सैलरी मिलती है, सैलरी हमारी इनकम है। तो मतलब एन प्रकार किसी भी तरीके से अगर आपने कोई भी पैसा अर्न किया है, कमाया है, तो उसको हम किस में शामिल करेंगे, इनकम में शामिल करेंगे। आपकी किताब में इनकम टैक्स में आय के कोई पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, मगर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें कुछ 22 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने देखा है कि जो भी इनकम किसी भी प्रकार से अर्न करते हैं उसको इसमें शामिल करते हैं। कोई भी नाम हो सकता है, डिविडेंड है, सैलरी है, वेतन, बोनस, कमीशन, किसी भी प्रकार से कुछ भी नाम हो सकता है जिसको हमें आय के अंदर शामिल करते हैं। कुछ बिल्कुल मिला करके अगर आपने किसी भी तरीके से अगर कोई पैसा कमाया है तो उसको हम आय के अंदर शामिल करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपके व्यक्ति। जिसको हम बोलते हैं पर्सन। अभी तक तो आपने देखा है कि जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसी को पर्सन बोलते हैं। मगर अगर हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो पर्सन होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल। पहला कौन है? इंडिविजुअल, यानी कि व्यष्टि हिंदी में बोलते हैं इसको। व्यष्टि का मतलब कोई भी व्यक्ति है, पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे अवयस्क है, पागल है, जो भी है, उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल में उसमें व्यक्ति के अंदर शामिल किया गया, पर्सन के अंदर। नंबर 2 होता है आपका HUF। इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। नंबर 3 आता है आपका कंपनी। नंबर 4 फर्म। नंबर 5 लोकल अथॉरिटी। नंबर 6 एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और नंबर 7 था लास्ट आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि एक ही व्यक्ति होता है, हमारे को इससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। मगर अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति होता है उसको भी 7 भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल 7 भागों में पर्सन को डिवाइड किया गया है। पहला था इंडिविजुअल। इसमें हम जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अवयस्क है, पागल है, कुछ इन सभी को इंडिविजुअल के अंदर शामिल किया गया है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई कंपनी जैसे XYZ कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द आ जाता है किसी भी शब्द के अंत में, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, इट मीन्स वो आपके लिए क्या है? कंपनी है, वो थर्ड पर्सन माना जाएगा। फर्म जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह होती है, जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वो आपके फर्म के अंदर आ जाएगा। लोकल अथॉरिटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और लास्ट आता है आपका आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का मतलब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कृत्रिम कानूनी व्यक्ति। जैसे हमारे MDSU है, MDS यूनिवर्सिटी, वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन मानी जाती है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो वो भी आपकी आर्टिकल ज्यूरिडिकल पर्सन मानी जाती हैं। फिर इसके बाद में आता है आपके करदाता। अगला जो पॉइंट है वह आपके करदाता SSC। इंग्लिश में इसको बोलते हैं SSC। करदाता का मतलब क्या है? करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जो टैक्स का पेमेंट करता है।
यानी कि जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आई है और वो टैक्स का पेमेंट करता है तो वो क्या माना जाता है, करदाता माना जाता है। चाहे अगर हम समझें कि मिस्टर ए है, उसके इनकम के ऊपर टैक्स की उसकी लायबिलिटी मानी जाती है, आ रही है माना कि, तो मिस्टर ए को क्या करना होगा, जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसका पेमेंट करना होगा, तो मिस्टर ए क्या हो जाएगा, का करदाता हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका एसएससी। अब आता है आपके कर निदान वर्ष और प्रीवियस ईयर, जो दो टॉपिक थे और वो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब लास्ट चालू वर्ष की आय पर कर लगाना। चालू वर्ष की आय पर कर लगाना, यानी कि हमने तो अभी देखा था कि अगर हम कोई आय इस साल हम अगर कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उस आय के ऊपर हमारे को जो टैक्स का पेमेंट करना होगा वो कब करना होगा, नेक्स्ट ईयर में। यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई इनकम अर्न की है, कमाई है, तो उस प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट करना होगा, उस टैक्स की लायबिलिटी जो हमारे पास में आएगी वो कब आएगी, असेसमेंट ईयर में आएगी। ठीक है, तो मगर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिस ईयर आपने जो इनकम कमाई है उसका टैक्स आपको उसी ईयर में चुकाना होता है। ठीक है ना, उसकी कुछ एक्सेप्शनल है, कंडीशन है, जिसको इसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे अनिवासी जो करदाता होता है, अनिवासी करदाता आगे जो लेसन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। अनिवासी का मतलब नॉन होता है, नॉन रेजिडेंट। अगर माना कि कोई अनिवासी व्यक्ति होता है, अनिवासी करदाता होता है, वो भारत आता है और भारत में आने के बाद में 2 महीने 3 महीने भारत में रुकता है और भारत से कोई भी इनकम कमा करके वो हमेशा के लिए वापस आउट ऑफ जाना चाहता है, आउट ऑफ इंडिया, विदेश में जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, विदेश में जाने से पहले उस व्यक्ति को बोलती है कि आपने इस साल जो इनकम कमाई है, अगर आप पर्टिकुलर भारत को छोड़ करके हमेशा के लिए अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो आपकी जो इनकम इस ईयर अभी आपने जो कमाई है उसका टैक्स आपको अभी ही चुकाना पड़ेगा। तो जिसको हम शामिल करते हैं चालू वर्ष की आय पर कर लगाना, यानी कि जो इनकम आपने करंट ईयर में अर्न की है, ठीक है, और उस इनकम के ऊपर करंट ईयर के अंदर ही आपको, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई इनकम कमाई है उसका टैक्स भी आपको प्रीवियस ईयर में ही चुकाना होगा। मगर किस कंडीशन में, जो अनिवासी करदाता होता है उस कंडीशन में कि वो अनिवासी करदाता भारत में इनकम कमा करके हमेशा के लिए वापस भारत को छोड़ करके जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जिस ईयर आप भारत को छोड़ करके जाते हैं उसी ईयर में वापस आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। इट मीन्स जिस ईयर आपने जो इनकम कमाई है उसी ईयर में आपको वापस उस टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है, नंबर 2 आता है, जैसे माना कि कोई व्यक्ति है, उसके पास में कोई संपत्ति, वो टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति को किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर जो तीसरे पर्सन है उसको ट्रांसफ़र करने के बाद में अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये तीसरे संपत्ति को तीसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस केस में जब भी गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो उसी समय, उसी करंट ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर उस टैक्स का पेमेंट उससे वसूल कर लेती है। यानी कि अगर करंट चालू वर्ष में अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि यह व्यक्ति, वैसे तो सब छुपा लेते हैं, पता नहीं चलता है, मगर फिर भी अगर गवर्नमेंट को अगर बाई चांस पता चल जाता है कि यह व्यक्ति है जो टैक्स को बचाने के लिए इसकी जो भी संपत्तियां हैं, एसेट्स है, उस एसेट्स को क्या कर रहा है, ये किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी टैक्स बन रहा होता है उस टैक्स का पेमेंट प्रीवियस ईयर में ही उस व्यक्ति से वसूल कर लेती है। उसके बाद में आता है आपके कोई व्यक्ति पहले तो भारत में रह रहा था, मगर वो करंट ईयर के अंदर भारत को हमेशा के लिए छोड़ करके अगर जाने का इच्छुक हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिस वर्ष वो जा रहा होता है प्रीवियस ईयर में ही उसी के ऊपर टैक्स लगा करके, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा करके वो टैक्स का पेमेंट वसूल कर लेती हैं। यानी कि वो परमानेंट जा रहा हो तो वसूल करती है, अगर वो वापस आ रहा है तो वसूल नहीं कर सकती है। अगर वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल से अगर वो भारत में ही रह रहा है, मगर अब प्रीवियस ईयर के अंदर वो इनकम कमा करके पर्टिकुलर हमेशा के लिए भारत को छोड़ करके अगर वो जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो जा रहा है पर्टिकुलर हमेशा के लिए भारत को छोड़ करके जब जाता है, तो उसी ईयर में वापस वो क्या करती है, उसका टैक्स लगा लेती है, असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करती है, और प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करके उसको टैक्स के चुकाने के लिए बाध्य कर देती है। ये हो गया आपके चालू वर्ष की आय पर कर लगाना। और इसका लास्ट टॉपिक आता है आपके एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम।
कृषि आय की अगर हम बात करें, भारत में अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आपने अर्न की है तो वो एग्रीकल्चर इनकम भारत में क्या होती है, कर मुक्त होती हैं, ठीक है। मगर अगर विदेश में अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर इनकम कमा करके अगर भारत लेकर के आ रहे हैं तो उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। भारत में अगर किसी भी कृषि भूमि से अगर आप कोई भी इनकम आप अर्न करते हैं, एग्रीकल्चर आय अगर आप कमाते हैं, इनकम अगर आप अर्न करते हैं कृषि से संबंधित, तो वह इनकम टैक्स के अंदर कर मुक्त की गई हैं, एग्जेम्प्ट की गई हैं, ठीक है। अब हम देखें कि जो आय है वो हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आय को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। कितने हेड्स में? 5 हेड्स में। हेड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो भी इनकम है, इनकम, हेड ऑफ इनकम आएगा। जो भी आय है उसको 5 हेड में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपके इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आय को इन 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है पूरी इनकम टैक्स में। कि ये जो भी इनकम हम अर्न करेंगे उन इनकम को किस हेड्स में हमारे को रखना है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, मगर जो भी इनकम हम अर्न करेंगे, प्राप्त करेंगे, उनको हम 5 हेड्स में बांट सकते हैं। पहला आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपने सैलरी से कोई भी इनकम कमाई है तो वो इनकम आएगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब जो भी रेंटल इनकम आएगी इसके अंदर, इनके इस हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम आती है वो कौन सी इनकम आती है? रेंटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम आएगी वो कौन सी इनकम आएगी? रेंटल, यानी कि जो भी मकान संपत्ति हमारे पास में है उस मकान संपत्ति को हम किराए के ऊपर दे करके हम पैसा प्राप्त करते हैं, किराए से आय प्राप्त करते हैं, तो वो उससे जो भी इनकम होती है वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। नंबर 3 आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि अगर हमने कोई बिजनेस कर रहे हैं, किया है या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से संबंधित जो भी लाभ या हानि है उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। प्रोफेशन का मतलब जो भी पैसे से वकील है, डॉक्टर्स है, उनके प्रोफेशंस में शामिल करते हैं। जो भी हम व्यापार वगैरह करते हैं उसको हम बिजनेस में शामिल करते हैं। नंबर 4 आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पूंजीगत संपत्तियाँ जो भी होती है उसको अगर हम खरीदते बेचते हैं उसके ऊपर जो भी लाभ या हानि होती है वो सारी कैलकुलेशन हमारी होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। जिससे हमारे पास में ज्वेलरी थी, उस ज्वेलरी को बेच करके हमने पैसा लाभ वसूल कर लिया, ठीक है। और हमारे पास में जैसे मकान था, मकान को हमने बेच दिया और उसके ऊपर हमारे को पूंजीगत लाभ हो गया या हानि हो गई, जो भी लाभ या हानि होगी कैपिटल एसेट्स के ऊपर उसकी कैलकुलेशन होगी आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। और अगर माना कि कोई इनकम इन 4 हेड्स के अंदर नहीं आती है तो वो इनकम आएगी आपकी नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। जैसे माना कि हमारे पास में पैसा था, उस पैसे को हमने बैंक में जमा करा दिया, एफडी करा दी, उस एफडी के ऊपर हमारे को ब्याज मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आएगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हमने जो हॉर्सेसेस होती है उस हॉर्सेसेस के अंदर हमने पैसा लगा दिया, हॉर्सेसेस से हमारे को इनकम हो गई उस पैसे से, तो वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। लॉटरी खेल ली, लॉटरी से हमारे को हमने पैसा जीत लिया तो वो भी आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। क्रॉसवर्ड पजल्स में अगर हमने कोई रकम जीती है वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। यानी कि ऐसी इनकम जो इन 4 हेड्स में नहीं आती है वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये हमने आज पढ़ा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।